इतनी बड़ी सभा इन लोगों ने कराई थी, मेरा दिल खुश हो गया उस सभा को देख के। और वो सभा तब हुई जब 2 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे मुंबई में होटल अरेस्ट रखा, क्योंकि मैं चैत्य भूमि जाना चाहता था और फिर हमारा कार्यक्रम भीमा कोरेगांव आने का था। तो सम्मानित साथियों, मैं आज उन महान विभूतियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने देश निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन याद करता हूं। मैं जब वहां से चला, मेरे मन में ये बात थी कि जल्दी से जल्दी ये रोड शो खत्म करके, सभा करके हम लोग अचलपुर चले जाएं। लेकिन जैसे मैंने आपका जोश देखा, जैसे मैंने आपका प्यार देखा, तो मैंने अपने साथियों को एक बार नहीं कहा कि मुझे इनको छोड़ के जाना। मैंने इनसे कहा कि इनको चलने दो, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं तो आज आया हूं, ये पिछले 10 सालों से यहां इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये यहां बदलाव चाहते हैं। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अलीम पटेल साहब, इस मंच पर बैठे हमारी पार्टी के जिम्मेदार शख्सियत, जिले की टीम, प्रदेश की टीम, प्रभारी जी भाई मनीष साहब, भाई थोराट जी, आप मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर हम अपनी गुलामी की बेड़ियां नहीं काट सकते हैं, तो हमें दूसरे को ये कहना कि उसकी वजह से हमारी ये हालात है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ये आजादी से पहला देश होता तो मैं मान लेता कि राजशाही है, जिनके पास, जिनके घरों में राजा महाराजा हैं, वही लोग शासन सत्ता में आ सकते हैं, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं इस बात को मान लेता। लेकिन क्योंकि इस देश में लोकशाही है और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों का बलिदान देकर हमें वोट की ताकत दी है, और ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट हमारी ताकत है, ये वोट हमारी शक्ति है, और हम इस वोट के आधार पर बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति को जमीन पर पटक सकते हैं और अपने भाई को विधानसभा में भेज सकते हैं। ये वोट हमारी है, ये वोट हमारी है, हमारे हिस्से की है, और ये वोट हमारी उंगली में है। पहले आप देखो, राजतंत्र में जब राज बदलता था, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोप चलती थी, हजारों लोग मरते थे, तब जाके राज बदलता था। अब तो आपकी उंगली में इतनी शक्ति है, जिस बटन को आप दबा दोगे और बहुसंख्यक रूप से दबा दोगे, वही बटन वाला जीत जाएगा। और मैं लिख के कहता हूं, अगर आपके साथियों ने अलीम भाई अगले 4 दिन मुजाहिद की तरह काम किया, दिन रात एक ही संघर्ष किया, और उनके मन में जो जज्बा आज है अगर वो कायम रहा, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपके बटन वाला जो साथी मेरे बराबर में खड़ा है, जो पिछले 10 साल से यहां संघर्ष कर रहा है और उससे पहले देश की सेवा करके आया है, मेरा ये भाई विधानसभा में होगा। और जब मैंने आपका शानदार ये जमहूरियत का ये नजारा आज देखा, तो मैंने इनसे एक ही बात कही कि जब असेंबली में जाओगे तो कमजोरों, मजलूमों, गरीबों, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों के हक के लिए इतनी जोर से दहाड़ना कि तमाम जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, गरीबों का हक छीन के इनकी कुर्सियां हिल जाए, इतनी जोर से आवाज लगाना, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि बहादुर लोग असेंबलियों में आए, बहादुर लोग पार्लियामेंट में आए, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट असेंबली में है जो अपने और अपने परिवार तक सीमित है, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आप ये महसूस करके देखिए, अगर जनता वोट देके आपको ताकत देके भेजती है,
तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। डरो तो गुनाह से, डरो तो बुरे काम से, डरो तो जुल्म करने से। जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी होता है। मैं ये बात आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। मैं पार्लियामेंट में हूं, मुझे महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि भैया दीक्षा भूमि का मामला आ गया है, दीक्षा भूमि पे वो पार्किंग बना के हमारे सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने उसी दिन पार्लियामेंट में देश की सरकार को कहा कि दीक्षा भूमि हमारा गौरव है और प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी जो मिली जुली सरकार महाराष्ट्र में है उसने अगर दीक्षा भूमि को छूने का काम किया तो मेरी बात को याद रखना कि कुर्सियां उखाड़ के फेंक देंगे हम पार्लियामेंट। आप देखो, जो लोग छेड़खानी करना चाहते थे ठंडे हो गए, किया नहीं कुछ, सिर्फ समझाया, सिर्फ समझाया। आपको याद होगा वक्फ का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं है पूरे देश में। और अगर मैं बताने जाऊं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि यहां जो जिम्मेदार समझदार लोग बैठे हैं, मैं वादा करके कहता हूं, अगर मैं आपको संघर्ष बताऊंगा तो आप अपने दिल पे हाथ रख लोगे कि कोई ऐसा भी है जो हर कीमत तक गुजर सकता है। कोई ऐसा मामला नहीं है कमजोरों का, चाहे किसानों का हो। 13 महीने आंदोलन चला, सीना तान के हमने उनके साथ खड़े होकर किसानों का आंदोलन करने का काम किया और सरकार किसानों को कुचलने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रही थी। पहलवान बेटियों के सम्मान पे बात आई तो जंतर मंतर पे हमने आंदोलन किया। अगर आरक्षण में घोटाला हुआ तो लखनऊ जाके सड़क पे लेट के हमने 5-5 दिन आंदोलन किया। और तो जब एनआरसी का मामला आया और तमाम लोग जिनको आप वोट देते हो घर में घुस गए, जमा मस्जिद में खड़े होकर चंद्रशेखर ने यह वादा किया था आपसे कि ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं जेल गया, 29 दिन तक जेल रहा। मैंने लाठियां खाई, 4-4 बार मुझे लाठियों से पीटा गया, मेरे पैरों के नखून खींच दिए गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया। और आज भी मैं अपने साथियों से कह रहा था कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरे जैसे हजारों लोग देश में खड़े हो जाएं कि किसी गरीब की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी ताकत में न बचे। फिर कोई ऐसा मामला, ना सिर्फ जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें मैंने अड़के लड़ाई न लड़ी हो। कोई ऐसा मामला नहीं है। और आप महसूस करो, मौलाना साद साहब पे जब तबलीगी जमात के लोगों को जब सताया गया तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब मौलाना साद साहब पे मुकदमा करके कहा गया कि ताला लगा देंगे तो मैंने चैलेंज किया कि आओ तुम में तो मैं तो लगाओ ताला, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आओ। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेजा, कोई जाना नहीं चाहता था। मैं जानता हूं जो इनसे डरता नहीं उन पे मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम करते हैं। मैं उनके घर गया और उनको विश्वास दिला के आया। और मैं नहीं कहना चाहता, यहां हमारे बहुत बड़े आलिम है मौलाना सलमान साहब, जब उनके एक बयान पे उनको जेल में डाल दिया गया तो मुझे बुलाया गया वहां लखनऊ, उसमें मुंबई में खिलाफत मूवमेंट के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बना के, और मुझसे कहा गया कि आपके ऊपर ये 2 जिम्मेदारी हम दे रहे हैं और आप भरोसा करो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अपना गुरु मानता हूं। मैं राजनीति व्यापार के लिए नहीं करता कि मुझे पैसा कमाना, नहीं करता मैं राजनीति इस बात के लिए। मैं जो बात आपको कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह, और जिस दिन मेरी बात गलत निकल जाए मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मेरे मुझसे छोटे से छोटा आदमी जो उम्र में छोटा है वो मेरे गिरवान को पकड़ के खड़े हो जाना कि चंद्रशेखर भाई आपने झूठ बोला था। जिस दिन मुझे खिलाफत मूवमेंट के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया, क्योंकि वो एक कार्यक्रम में जहां से तहरीकें चली है जिसने जंग आजादी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया है, तो जब मुझे वहां बुलाया गया तो तमाम नेताओं के कुर्ते ढीले हो गए। इनको लगा कि अगर चंद्रशेखर के साथ ये कमजोर समाज खड़ा हो गया तो ये कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि नीले पटके वाले आखिरी दम तक लड़ते हैं और जब तक मंजिल को नहीं पाते तब तक रुकते नहीं है। उसी दिन से साजिशें होने लगी। मैं बहुत राजनीतिक आदमी नहीं, बस जबान वाला। जब जबान देता हूं तो जान देता हूं, जिसके साथ खड़ा हूं तो खड़ा हूं। आज कह रहा हूं अमरावती के लोगों, आपके पुल का मामला है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो पार्क है इसका निर्माण कार्य बड़े लंबे समय से अधूरा है। मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं, जिस दिन आवाम तुम्हें वोट की ताकत से असेंबली भेजने का काम करेगी
ये पुल जो गरीब जनता के लिए, मैंने उसको देखा। तुम्हें पता है तुम्हारा वोटर कौन है? वो जो रेडी चला रहा है, वो जो ऑटो चला रहा है, वो जो ठेला लगाए खड़ा है, वो जो दुकानों पे काम कर रहा है, वो जिसके सर पे जो है एक चादर बंधी हुई है क्योंकि उसको मजदूरी करने के लिए घूम रहा है, वो तुम्हारा वोटर है। यहाँ मैंने उसको देखा और मुझे लगता है पुल इन्होंने इसलिए छोड़ रखा अधूरा कि किस दिन ये पुल गिर जाए और इसमें गरीब लोग दब के मर जाए। ये बहुत अच्छे लोग नहीं है जो सियासत में आज सत्ता में बैठे, और आपके यहाँ तो जो पिछली बार इस सत्ता के खिलाफ थे आप सत्ता में मिल गए, और जो पिछली बार कह रहे थे कि भाई हम जो है बहुत ताकतवर हैं, वो आज कांग्रेस में जाकर मिल गए। दोनों मिलीजुली काम से चल रहा है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आंखें खोल के देखने की जरूरत है। आप ये बताओ, जो लोग भाजपा से कांग्रेस में आए, क्या उनका जहन बदल गया? क्या ईमानदारी से बताओ आप लोग मुझे। जो कांग्रेस से भाजपा में गए, क्या उनका जहन बदल गया? क्या बताओ। इनका असली मकसद कुर्सी में बैठे रहना है, क्योंकि और ये इसलिए अपनी कुर्सियां बदल रहे हैं क्योंकि कुर्सी की पेटी इस बार खुलने का नंबर आ गया है, क्योंकि अलीम भाई जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आपको 2000 रुपए भी देंगे, ये आपको साड़ी कपड़ा भी देंगे, ये आपको मिठाई भी देंगे, ये आपको मीठी मीठी बातें भी करेंगे, और ये चुनाव आ गया है, ये आपकी बस्तियों में भी आएंगे, आपका हाथ ऐसे भी पकड़ेंगे, आपको गले भी लगाएंगे, आपका हाथ अपने सर में भी रखवाएंगे, आपको ताया चाचा बुआ बहन माँ सब बताएंगे, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा आपको 5 साल आपकी बस्तियों में ये पैर रखने को ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको सब कुछ देंगे, या आपको 5 किलो अनाज भी देंगे, लेकिन आपके बच्चों को तालीम देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तालीम आपके बच्चों को मिलेगी तो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे, फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदा होंगे, फिर और चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे, और फिर कोई अलीम पटेल पैदा होगा। इसलिए ये आपको तालीम भी देना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप रूखी सूखी खा के रहो। हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी पिछली सभा में दोहराया, 25 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है। आपकी ये मांग आई थी मेरे पास कि बाहर रेजिमेंट के साथियों को जय भीम का नारा नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जैसे पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आपकी इस मांग को मैं जोर शोर से उठाने का काम करूंगा, और सरकार को झुका के आपकी जो है इस इच्छा को पूरा कराने का काम करूंगा। आप महसूस करके देखो, जब जब कमजोरों ने एकता बनाई है, इन्होंने साजिश की, और अभी सुनो ये क्या करेंगे। अभी सुनो, ये मेरे भाई के खिलाफ झूठी सीधी अफवाह फैलाएंगे, और ये कहेंगे उसके साथ मत जाना। मैं अब सुनो क्या कहेंगे। ये कहेंगे अलीम जीत भी गया तो क्या होगा, ये फलानी पार्टी के पास चला जाएगा। अलीम जीत भी गया क्या होगा, तो एक ही मेंबर है तो क्या कर लेगा। लेकिन आप बताओ, अभी मैं जब पार्लियामेंट में गया तो मेरे खिलाफ भी यही कहा गया कि चंद्रशेखर जीत जाएगा तो फलानी पार्टी के साथ जाके मंत्री बन जाएगा। मंत्रालय मेरे मकान के बाहर को घूम रहा था। मैंने कहा मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूं, ऐसे मंत्रालय के ठोकर भी नहीं मारता, ऐसे मंत्रालय की जरूरत भी नहीं रखता। अगर मंत्रालय कभी आएगा तो उसमें बहुमत भी हमारा होगा, और ताकत भी हमारे पास होगी, और कलम भी हमारे हाथ में होगी, और फिर हम बताएंगे कि किस तरह काम होता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, कल से अगर ये बात आपके बीच में न आए तो मुझे फिर कह देना मैं इतनी राजनीति तो सीख गया हूं। कल ये क्या कहेंगे, आज की आपकी ताकत से डर के कि अलीम जीत भी गया तो क्या होगा, ये तो फलानी पार्टी में चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये कहेंगे अकेला आदमी क्या करेगा। बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर से ज्यादा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या कोई? भी 2 सेशन है और 10 डिबेट है, और मैं जिसको नहीं भी जानता, मैं भी गया ऑस्ट्रिया और इटली, हमारे गुरु वहां उनकी शहीदगी हुई थी, वहां नमन करने के लिए संकल्प लिया था मैंने। तो जब मैं वहां गया तो वहां बहुत सारी बहनें मिली, छोटी छोटी बच्चियां, बड़े बुजुर्ग लोग। अब मैंने सोचा यार ये मुझे कहां जानते हो। वो मुझसे मिलते ही कहती, हम पार्लियामेंट पहले नहीं सुनते थे, जब से आप गए हो हम टीवी के आगे बैठे रहते हैं, कब हमारा भाई आके बोलेगा और जनता के हितों की बात करेगा। आप ये देखो, कोई ऐसा महकमा नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जिसकी आवाज उठाने का काम मैंने ना किया।
और सिर्फ आवाज उठाने का काम नहीं, मैंने 29 अप्रैल को एक आवाज उठाई थी, असेंबली की पार्लियामेंट की ताकत सुनो। मैंने कहा 300-400 रुपए की मजदूरी में गरीबों का भला नहीं होता, महंगाई बढ़ रही है। 10 साल पहले जो आमदनी थी वो आमदनी जो की तू है, लेकिन पिछले 10 साल में महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। आप इसको चेक कर सकते हो, जो सामान 10 रुपए का आता था आज 25, 30, 40 रुपए का आता है, इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 700 रुपए होनी चाहिए, तो सरकार को न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए करनी पड़ी। ये केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेजेस पे जो है अपना ऑर्डर निकाल के किया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इस बार मुझे नहीं पता कि आजाद समाज पार्टी के और मेंबर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा ये भरोसा है कि जो शख्स मेरी बाजू में खड़ा है, ये मेरी मजबूत बाजू इस बार आपके आशीर्वाद सहयोग से असेंबली में जाने का काम करेगी। और उससे होगा क्या, ये सुनो, उससे होगा ये, जिन विषय को विषय नहीं समझा गया, जिन लोगों के लिए कभी बात नहीं की गई, जिन मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं हुई, मेरा भाई उन मुद्दों को उठाने का काम करेगा। क्या, जैसे मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि अगर सरकारी शिक्षा अच्छी करना चाहते हैं, देखो हमारे यहाँ एक नेता यहाँ घूम रहे हैं, आपके यहाँ, हमारे यहाँ के, अभी वो नारा क्या लगाते हैं, अभी मैं उसको बार बार दोहराना भी नहीं चाहता, कटोगे तो बटोगे, ये नारा वो लगाते हैं यहाँ घूम घूम के। और आपको नहीं पता, ये नारा लगाने वाले हमारे वो उत्तर प्रदेश के नेताजी ने 27,000 स्कूल बंद करने का सरकारी उनकी तैयारी कर ली, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, गरीब का, अमीर का, मजदूर का, किसान का, या किसी उद्योगपति का? तो आप ये सोचो, अगर स्कूल बंद होगा तो किसके बच्चों का रास्ता बंद होगा? बिना शिक्षा के, बिना पढ़े लिखे हम 200-400 रुपए की हाथ की दस्तकारी मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। ना पढ़े होते ये तो क्या बन पाते लेफ्टिनेंट कमांडर? ना पढ़ा होता मैं तो क्या बन पाता एडवोकेट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी बात को रख पाता? इसलिए कह रहा हूं। तो वो स्कूल बंद कर रहे हैं हमारे यहाँ। और एक पेपर होता था हमारे यहाँ यूपीएससी का, उस पेपर को, यूपीपीसीएस का, उस पेपर के खिलाफ आप टीवी खोल के देख लो, 3 दिन से बच्चे सड़कों बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं। लेकिन सरकार 2 पार्लियामेंट कराना चाहती है और कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि हम इतने तैयार हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, और पेपर करा रहे हैं 2 दिन में, 2 दिन में। और कोई पेपर ऐसा नहीं जिसका पेपर लीक ना हुआ। मैं सारी सरकारों को जानता हूं, कोई ऐसी सरकार नहीं, मैं देश की सारी सरकारों को स्टडी करता हूं, क्योंकि हमारे लोग पूरे देश में रहते हैं, कौन सी सरकार क्या कर रही है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरे साथियों, मेरी बात पे तर्क से अपने दिमाग में सोचना। हिमाचल में जो जुल्म हुआ ना, वो भी सेकुलर सरकारों में हुआ, मेरी बात को आप याद रखना। एक बार अपने फोन को खोल कर देखो, हिमाचल में किस तरह का जुल्म मजलूमों पे हो रहा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर आप सावधान नहीं हुए और अगर आप समझदार नहीं हुए और आपने अपनी ताकत नहीं बनाई, तो फिर आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। और एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। आपके पास मौका है, दस्तूर है, और वोट का कैलकुलेशन इतना बढ़िया है। मैंने इनको कह दिया, अगर इनके साथियों ने अगले 4 दिन झंडा उठा के रखा और अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी ले ली और बूथ पे वोटिंग परसेंटेज मैक्सिमम कराया और बूथ पे वोट का बिखराव नहीं होने दिया समझदारी से, और उसके बाद फॉर्म 17C लेके अगर अपने ईवीएम बंद करा के वो लोग आए और 3 दिन आपने ईवीएम की रखवाली कर दी, तो मैं चंद्रशेखर आजाद इस पार्क में खड़ा होकर कह रहा हूं, आपकी भावनाओं के साथ, आपके संकल्प के साथ, आपकी मेहनत के साथ, इनके लोकप्रिय चेहरे के साथ, कि 50% में अलीम पटेल रहेंगे, जितना वोट पड़ेगा और उसके 50% बाकी सब रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें।